नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा बेहद खास प्राइम टाइम डिबेट शो ललकार। आपके साथ मैं हूं कुणाल गोस्वामी। तो तमाम तामझाम के बाद 24 राज्यों से 72 मंत्रियों के साथ मोदी सरकार 3.0 सज कर तैयार है और बीती देर शाम तमाम विभागों के पोर्टफोलियो का बंटवारा भी कर दिया गया। जहां एक तरफ सीसीएस के तहत आने वाले 5 महत्वपूर्ण मंत्रालय भारतीय जनता पार्टी ने अपने पास रखे, तो वहीं अपने सहयोगी यानी कि जेडीयू से लेकर टीडीपी, टीडीपी से लेकर अन्य राजनीतिक दलों को संतुष्ट करने के साथ साथ महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही कह दिया था कि ये विभाग व पोर्टफोलियो ना होकर एक जिम्मेदारी है, एक एहसास है जनता के लिए कुछ कर गुजरने की। लिहाजा 2047 तक जब भारत को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में लाना है तो हर एक विभाग का तालमेल और उसका योगदान महत्वपूर्ण होना चाहिए। बहरहाल जिन लोगों को यह जिम्मेदारी सौंपी दी गई है, आने वाले वक्त में वो जिम्मेदारी कैसे संभालेंगे और क्या विभागों का बंटवारा न्यायोचित तरीके से हुआ है, इन्हीं तमाम सवाल जवाब के बीच चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन शुरुआत पहले रिपोर्ट से कर रहे हैं, फिर कुछ खास मेहमानों से हम आपको रूबरू कराएंगे। मोदी 3.0 में मंत्रालयों का बंटवारा, एनडीए के सहारे सोशल इंजीनियरिंग, बीजेपी ने साधा सियासी समीकरण, बीजेपी का चुनावी राज्यों पर फोकस। नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बनी एनडीए सरकार के मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। मोदी सरकार के ज्यादातर मंत्रियों के पुराने विभागों को ही बरकरार रखा गया है। खासकर सीएसएस से जुड़े रक्षा, गृह, विदेश और वित्त जैसे मंत्रालय में पीएम मोदी ने किसी तरह का कोई फेरबदल नहीं किया है। पुराने नेताओं को ही इनकी कमान सौंपी गई। बता दें, अमित शाह को दोबारा गृह और सहकारिता मंत्रालय दिया गया है। शिवराज सिंह चौहान को कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय दिया गया है। इसी तरह अश्विनी वैष्णव को रेल और जेपी नड्डा को स्वास्थ्य मंत्रालय से नवाजा गया है। मोदी सरकार 3.0, केंद्रीय मंत्रिमंडल पीएम के अलावा 71 मंत्री बनाए गए हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल में बीजेपी के कोटे से 60 मंत्री बने हैं। साथ ही 11 मंत्री एनडीए के सहयोगी दलों से बनाए गए हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कई अहम राज्यों में तगड़ा झटका लगा है। बीजेपी को खासकर उन राज्यों में सियासी नुकसान हुआ है जहां पर विधानसभा चुनाव होने हैं। पीएम मोदी ने मंत्रिमंडल के जरिए चुनावी राज्यों को साधने की कवायद की। कुछ राज्यों का प्रतिनिधित्व बढ़ाए तो कुछ राज्यों के सियासी समीकरण के लिहाज से मंत्री बनाए गए। हालांकि बीजेपी ने चुनावी राज्यों में अपने कोटे से कई मंत्री बनाए हैं। चुनावी राज्यों पर फोकस, हरियाणा से 3 मंत्री, महाराष्ट्र से 4 मंत्री, झारखंड से 2 मंत्री, बिहार में 4 मंत्री, जम्मू कश्मीर से 1 मंत्री और दिल्ली से 1 मंत्री बनाया गया है। इसके अलावा जिन राज्यों में बीजेपी के सहयोगी दल हैं, पीएम मोदी ने उन राज्यों के सहयोगी दलों के कोटे से भी मंत्री बनाए। इसके चलते बिहार से 8 मंत्री मोदी सरकार में बनाए गए, जो 10 साल के बाद बढ़ा है। महाराष्ट्र से भले ही 6 मंत्री बनाए गए हों, लेकिन सियासी समीकरण का पूरा ख्याल रखा गया है। बता दें, इन राज्यों में इसी साल हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने हैं। हरियाणा में जहां बीजेपी की सरकार है तो महाराष्ट्र में एनडीए गठबंधन की सरकार है। तो वहीं जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने के बाद पहली बार विधानसभा चुनाव होने हैं, जहां पर बीजेपी का सियासी लिटमस टेस्ट होना है। इसके बाद फिर अगले साल की शुरुआत में दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं और आखिर में बिहार विधानसभा चुनाव। इस तरह से बीजेपी ने अपने कैबिनेट के बंटवारे से चुनावी राज्यों पर फोकस किया है और अभी से बिसात बिछाना भी शुरू कर दिया है, क्योंकि मोदी सरकार बनने के पहले दिन से ही पीएम मोदी फुल एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और बीजेपी किसी भी कीमत पर लोकसभा चुनाव जैसे परिणाम दोबारा नहीं चाहती। तो आखिरकार मोदी सरकार 3.0 अपने कामधाम में लग गई है। आज सुबह से लगातार वो तस्वीरें भी जमकर वायरल हुई, जहां पर एक एक करके तमाम महकमे के अध्यक्षों ने यानी कि विभाग के मंत्रियों ने अपने अपने कार्यभार को संभाला। कोई महज पुष्प लेकर पहुंचा तो कोई रीति रिवाज के तहत अपनी कुर्सी पर विराजमान होता हुआ नजर आया। लेकिन अब सरकार चलेगी कैसे, किस तरह से तमाम 2047 के लक्ष्यों को पूरा किया जाएगा और विपक्ष की 2 चुनौती है
उस पर सरकार का स्टैंड कैसा रहेगा, इस पर चर्चा करने के लिए तीन बेहद खास मेहमान हमारे साथ अश्विनी शाही हैं, भारतीय जनता पार्टी से नेता। शुक्रिया, स्वागत आपका। हमारे साथ दिलीप यशवर्धन हैं, स्वागत, शुक्रिया आपका सर हमारे साथ। और संजय कृष्णा भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अश्विनी जी, शुरुआत आप ही से करूंगा, क्योंकि 24 राज्यों से 72 मंत्रियों के साथ ये अब तक की सबसे बड़ी सरकार मानी जा रही है। और सबसे बड़ी सरकार का मतलब भी, उद्देश्य भी साफ है कि 2047 तक विकसित भारत के सपने को ना सिर्फ अचीव करना है, बल्कि उसको जमीन पर भी उतारना है। शुरुआत में हम ही लोग आपसे सवाल कर रहे थे कि कितना कॉम्प्लिकेटेड होगा, गठबंधन धर्म कितना निभाया जाएगा, क्या सबको संतुष्ट कर पाएंगे, लेकिन अब लग रहा है कि काफी सोच समझकर विभागों का बंटवारा किया गया। देखिए कुणाल जी, जो सवाल आपके पहले होते थे उस सवाल का जवाब अपने आप समय ने दिया आपको। और ये मजबूत गठबंधन की सरकार एनडीए 3 चल रही है, मोदी 3 चल रही है। आज जितने कयास लगाए गए सारे कयास धूलभूसरित हो गए। जिस तरीके से 2014 वाली सरकार चली, 2019 वाली चली, उससे बहुत बेहतर तरीके से जो वो अधूरे काम रह गए उसको पूरा करने का समय आ गया। बहुत से काम हमारे पाइपलाइन में हैं जो इस समय इस सरकार में आपको जमीन पर वो दिखेंगे। बहुत सी चीजें ऐसी हैं, जो योजनाएं हैं जो अभी अब अधूरी हैं, वो ये दिखेंगी। माननीय मोदी जी ने एक दिन का विजन दिया था कि अगले मोदी 3 का जो कार्यकाल होगा उसमें 100 दिन का एक उन्होंने रोड मैप भी दिया। उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया था कि हमको इसमें अर्थव्यवस्था ठीक करनी है, हमको इसमें बुलेट ट्रेन लानी है, हमको इसमें जो किसानों के लिए काम है वो करना है, जो हमारे जो नौजवानों के लिए काम करना है। उन्होंने लगभग एक साथ में 50 चीजें गिनाई थी। और माननीय मोदी जी एक ऐसे नेता हैं जो कहते हैं वो करते हैं। उनकी योजनाओं पर कहीं प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगता है। उनकी चीजों पर जो आप उनके मंत्रियों को उन्होंने देखिए किस तरीके से कहा कि भाई आप अपने जो है उसमें जाकर अपने मंत्रालय का कार्यभार संभालिए और ज्यादातर ब्रेकिंग न्यूज पर ध्यान न दीजिए, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा। तो बहुत अच्छी जो है एक तरीके से मैसेज भी उन्होंने दिया। अपने मंत्रियों को कहा भी कि आपको कैसे विजन आपको देखना है, कैसे काम करना है। और ज्यादातर आप देखिए कुणाल जी कि जो बड़े मंत्रालय हमारे पास थे जिसमें काम हम कर रहे थे, वो मंत्रालय भारतीय जनता पार्टी के पास में ही हैं। इस समय वो मंत्रालय सारे जो है गृह रक्षा जो विदेश सारे मंत्रालय अपने पास हैं। तो हम लोग जो योजनाबद्ध तरीके से पिछला 2019 से लेकर 24 तक के काम किए, वो और कामों को आगे बढ़ाएंगे। और जो हमारे संगठन के लोग और आए हैं, जो नए मंत्रिमंडल के लोग आए हैं, उन लोगों ने भी उस मीटिंग में अपनी सहमति जताई और सरकार के साथ लेकर चलने के लिए कटिबद्धता जारी ठीक है। लेकिन सर एक महत्वपूर्ण सवाल कि अब अपने ही सवाल उठा रहे हैं, शिवसेना शिंदे गुट सवाल उठा रही है कि हमारा स्ट्राइक रेट महाराष्ट्र में बीजेपी से बेहतर है, हमें सही से सम्मानित नहीं किया गया। अजीत पवार गुट भी कह रहा है कि हमारे पास भी एक्सपीरियंस चेहरे थे लेकिन हमारे साथ भी इंसाफी नहीं हुई है। चिराग पासवान 5 सीटें जीत कर आए हैं लेकिन देखिए उनको कैबिनेट का दर्जा दिया गया, हमारे सांसद ज्यादा हैं। वो तो जेडीएस पर भी सवाल उठा रहे हैं कि जेडीएस से 2 सांसद है, उसके बावजूद एचडी कुमारस्वामी कैबिनेट में और लेकिन हमको नहीं दिया जा रहा। राजमंत्री पद लेकर हम क्या करेंगे? कुणाल जी देखिए, जब एक परिवार में 4 लोग होते हैं तो थोड़ी बहुत ऊंच नीच होती है। उन्होंने न तो विपक्ष से न मीडिया से किसी से ऐसा नहीं कहा है कि भाई आप हमारी सहायता करिए। मीडिया के लोग ऐसे पूछते हैं तो उसको जवाब देना पड़ता है कि भाई चलो ये दे दिया। प्रफुल्ल पटेल जी ने कहा कि मैं कैबिनेट मंत्री रह चुका हूं इसलिए स्वतंत्र प्रभार हमें नहीं मंजूर था। अजीत पवार जी ने उस पर जवाब दिया कि हम इंतजार करेंगे। वो तो ये नहीं कहने गए न विपक्ष से न मीडिया से कि भाई आप लोग मदद कीजिए कि हमको जो है कैबिनेट मिल जाए। और ऐसे ही महाराष्ट्र से अन्य शिंदे साहब की पार्टी ने भी ऐसा कुछ नहीं कहा। तो जो है वो हम अपना सुलझा लेंगे। किसी को इसमें ना तो विपक्ष को ना मीडिया को कहीं से कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग अपनी चीजों को संभाल लेंगे और कहीं कोई आवाज नहीं आएगी। बड़े स्मूथली 5 साल सरकार चलेगी। ठीक है, लेकिन अब यशवर्धन जी आपको लग रहा है कि सरकार 5 साल स्मूथली चल जाएगी, किसी को कुछ कहने की दिक्कत या जरूरत नहीं आन पड़ेगी, सब आपस में सुलझ जाएगा?
चलेगी कुणाल जी, चलेगी, क्योंकि सरकार में अलायंस जरूर है, लेकिन अलायंस कोई ऐसा अलायंस नहीं है जो अपने आप में बहुत मजबूत हो। एक भी अलायंस अगर टूटेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे स्टार्टिंग में कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार जी दल बदलू हैं, वो दल बदल लेंगे, या जेडीएस या जो आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू हैं वो दल बदल लेंगे। तो अगर चंद्रबाबू नायडू चले जाएंगे तो भी सरकार नहीं गिरेगी, नीतीश कुमार चले जाएंगे तो भी सरकार नहीं गिरेगी। ये दोनों एक बार को चले जाएंगे तो सरकार पर संकट जरूर आ जाएगा, लेकिन तब तक और बहुत सारे अलायंस तैयार हो जाएंगे कि सरकार अब पावर में आ चुकी है। तो अलायंस जब बहुत मजबूत होता है तो सरकार के गिरने की उम्मीद थोड़ी ज्यादा हो जाती है। लेकिन यहाँ पर जो पार्टियां हैं अलायंस में हमारे, उन सबको कुछ ना कुछ मिला है और अच्छा मिला है। और अभी बिहार में चुनाव है, आंध्र प्रदेश में भी सरकार ताजी ताजी बनी है, चंद्रबाबू नायडू सीएम शपथ लेने जा रहे हैं, बिहार में नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री ऑलरेडी हैं, और जाहिर सी बात है कि दोबारा वो वहां सरकार बनाना जरूर चाहेंगे। तो ये, और सरकार बनने के बाद 5 साल के लिए सरकारें बनेगी। आंध्रा की सरकार भी 5 साल लगातार सेंट्रल के साथ चलेगी, और बिहार की सरकार भी अभी चल रही है और अब बनेगी तो 5 साल आगे ही चलेगी। तो ऐसा कहीं कोई गुंजाइश नहीं है कि सरकार से कोई भी अलायंस टूट के जाएगा और सरकार गिरेगी। और 240 सीटें अपनी हैं भाजपा की, और इक्का दुक्का और इंडिविजुअल, ये बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे लोग हैं जिनको देने के लिए सरकार के पास बहुत कुछ है, और वो लेने के लिए ही सांसद बने हैं, समाज सेवा के लिए कोई नहीं बना है। तो उनको जब सरकार से मिलने लगेगा तो कोई कहीं छोड़ के जाना नहीं चाहेगा। ठीक है, नहीं लगातार, क्योंकि जब जब गठबंधन सरकार होती है, नो डाउट गठबंधन सरकार तो 2014 में भी थी, 2019 में भी थी, लेकिन इस बार अंक इधर से उधर गए हैं। क्या आपको लगता है एज कंपेयर टू, तुलनात्मक तौर पर 2014 या 2019 के मुकाबले 2024 में दिक्कतें पेश आएंगी, ना सिर्फ इस लिहाज से कि पूर्ण बहुमत नहीं है अकेला भारतीय जनता पार्टी के पास, बल्कि इस लिहाज से भी कि कांग्रेस पार्टी अभी अपना नेता विपक्ष नहीं चुन पाई है, लेकिन स्ट्रैटेजिकली वो एक्शन मोड में नजर आ रही है। कुणाल जी, जो पहला रीजन है आपका सरकार की कमजोर होने का कि अपने आप में मेजोरिटी में नहीं है भारतीय जनता पार्टी, तो मैंने कहा 32 सीटों की कमी है, और 32 सीटें जुटा पाना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। इस नजरिए से तो मुझे नहीं लगता है कि सरकार कमजोर होगी। हाँ, विपक्ष इस बार जरूर मजबूती के साथ संसद में बैठेगा, लेकिन विपक्ष कितनी मजबूती के साथ अपनी बातों को रख पाता है और कितना मुद्दों को वहां पर वो उठा पाता है और कितना वो उसको करा ले जाता है, ये अब आने वाला समय बताएगा। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। जैसे डेमोक्रेसी के लिए कहा जाता है कि सत्ता के साथ साथ विपक्ष का मजबूत होना बहुत जरूरी है, तो ये तो इस डेमोक्रेसी के लिए अच्छा है कि कांग्रेस 99 सीटें लेकर के आई है, और 99 सीटों के साथ मजबूती से वो देश हित में संसद में बैठ करके काम करे। ये जरूरी नहीं है कि आप विपक्ष हैं तो आपको सरकार का विरोध करना ही करना है, या हर वो चीज जो सरकार प्रपोज करती है उसे आपको अपोज करना ही करना है। आप जिन मांगों को लेकर के जनता के बीच गए, जो समस्याएं आपने जनता के सामने रखी कि सरकार यहाँ कमजोर है, अब उस कमजोरी को आपको मजबूती दिलानी, उस मजबूती के लिए आपके पास भी 234 सीटें, आपका अलायंस मिला करके 234 सीटें हैं इंडिया अलायंस के पास। अब 234 सीटों के साथ भी अगर वो जनता को किया हुआ वादा पूरा ना करा पाए, तो ये मान लीजिएगा कि विपक्ष का जो अलायंस था वो सिर्फ सत्ता पाने के लिए था, जनता की सेवा के लिए नहीं था। ठीक है, एक छोटा सा ओपनिंग रिएक्शन संजय कृष्णा भी देने, फिर उसके बाद थोड़ी सी और डिटेलिंग कर लेंगे कैबिनेट को लेकर। संजय कृष्णा जी, किस तरह से आप पूरे कैबिनेट के विस्तार को आप देखते हैं, पोर्टफोलियो के बंटवारे को आप देखते हैं, कितना आपको लग रहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो अलायंस में वो संतुष्ट नजर आ रही है? जितनी ज्यादा संतुष्टि होगी उतना सराहनीय काम होगा। 100 दिन का एजेंडा तो चुनाव के नतीजों से पहले ही तैयार था। सर, आपका शायद माइक म्यूट है। अभी मेरी आवाज आ रही है? जी जी, प्लीज कंटिन्यू करिए प्लीज। जैसे अभी मेरे साथी कह रहे थे, बहुत सही बात कह रहे थे कि बहुत ज्यादा संख्या की कमी नहीं है बीजेपी के पास। तभी आप देखिए इन्होंने बड़े शान के साथ अपनी सारी चीजों को कंटिन्यू रखा है। जितने अच्छे मंत्रालय पहले से जिनमें अच्छा काम हो रहा था, जो बड़े बड़े मंत्रालय है, वो सब बीजेपी के पास रिटेन्ड है। अभी बहुत ज्यादा फेरबदल मंत्रालय में आपको देखने के लिए मिला नहीं है अभी। ये एक अच्छा साइन है कि ये सरकार 5 साल मजबूती से चलेगी। देखिए 32 सीटों की कमी, जो कि अभी आपने देखा होगा जब हम 292 से 303 तक ऑलरेडी पहुंच चुकी है एनडीए इस वक्त, तो ये कमी जो है ये कोई कमी नहीं है, आने वाले टाइम में बड़े आराम से सॉर्ट आउट कर ली जाएगी। प्लस जितने भी सहयोगी दल हैं
हाँ, इस बार उनको थोड़ा कहने का स्टेक मिलेगा, वो अपने हिसाब से कुछ काम कराना चाहेंगे, जो उनका एरिया होगा जहां वो अब तक खुल के बात नहीं कर पा रहे थे, उन बातों को जरूर वो कहने में और अपनी बात रखने में बड़े मुखर तरीके से सक्षम रहेंगे और कोशिश करेंगे कि हमारा जो एरिया है, अनटचेबल एरिया जो आपसे पकड़ा, जैसे कि आपके नीतीश जी जातीय जनगणना कराना चाहते हैं, नीतीश जी अपना सैनिक वाली योजना पर वो दोबारा से उसको जांच कराना चाहते हैं, उसको तरीके से फिर से किया जाए, तो वो सारी चीजें जो है वो कराने की कोशिश करेंगे और करा पाएंगे, तो अच्छी बात है। बाकी विपक्ष की बात भी इन्होंने बिल्कुल सही कही कि विपक्ष को जो इतना अच्छा मैंडेट मिला है, तो अब ये देखने की बात है कि क्या वाकई में वो सिर्फ सत्ता पाने के लिए एकजुट हुए थे या वाकई में देश की सेवा करना चाहते हैं और चाहते हैं कि सरकार से अच्छा काम कैसे कराया जाए, इस तरफ काम करे वो, ना कि हर बार की तरह पार्लियामेंट को हाईजैक करे और चलने ही ना दे। ठीक है, नहीं, लेकिन अब तो ये बात भी बहुत महत्वपूर्ण है जहां पर टीडीपी अड़ी हुई है लगातार स्पीकर पद को लेकर। वो कह रहे हैं कि हम खुद चाहते हैं कि स्पीकर पद हमको मिले ताकि संसद की कार्यवाही और बेहतर ढंग से हो पाए। आपको लग रहा है कि टीडीपी को संशय है? स्पीकर का पद बहुत महत्वपूर्ण होता है, स्पीकर के पद से बहुत बड़े बड़े गेम हो जाते हैं, तो बहुत अच्छी बात है कि उनकी चाहत है, पर मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी इतना सक्षम है कि वो मैनेज कर लेंगे। आप देखिएगा थोड़े दिनों में सारी चीजें अपने आप सही जगह पर लैंड करेंगी। जो बीजेपी इस वक्त चाहती है, जो बीजेपी का नेतृत्व इस वक्त चाहता है, वो अपने हिसाब से अपने सहयोगियों को समझा बुझा के हर तरीके से मान मनोबल करा के वो तरीके से अपना काम कर लेंगे, क्योंकि स्पीकर का पद जिस भी पार्टी के पास जाता है वो आने वाले टाइम में बड़ा स्ट्रांग हो जाता है, तो बीजेपी नहीं चाहेगी कि स्पीकर का पद उनके हाथ से निकले। ठीक है, लेकिन अश्विनी जी अगर हम इस कैबिनेट को देखें तो इस कैबिनेट में एक चीज बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, जहां पर एक नहीं चार बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अलग अलग महकमों को संभाल रहे हैं, चाहे नितिन गडकरी जी हो, चाहे राजनाथ सिंह हो, चाहे जेपी नड्डा हो, चाहे अमित शाह हो। इस कैबिनेट में एक नहीं कई महत्वपूर्ण पूर्व मुख्यमंत्री हैं जिनको अलग अलग महकमे दिए गए हैं, जिसमें एचडी कुमारस्वामी से लेकर मनोहर लाल खट्टर और मनोहर लाल खट्टर से लेकर हम शिवराज सिंह चौहान को भी देख रहे हैं। आपको लग रहा है कि इन टर्म्स ऑफ पार्टी का संचालन और राज्य का संचालन, इन दोनों का जब मिश्रण होगा तो शायद ज्यादा बेहतर सकारात्मक नतीजे अचीव होंगे और जो गोल्स सेंट्रल गवर्नमेंट तैयार कर रही है उनको अचीव भी किया जाएगा? कुणाल जी देखिए, ये सारे अनुभवी चेहरे हैं जिसका जिसका भी आपने नाम लिया, और सबने अपने अपने राज्यों में मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए, चाहे संगठन की क्षमता में देश विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष के रूप में काम किया है और सफलतापूर्वक उसको चलाया है। तो आज जो है अगर मंत्रालयों के पास है, कुछ लोगों नए लोगों के पास है, कुछ पुराने लोगों के पास, जैसे राजनाथ जी पुराने हो गए, अमित शाह जी पुराने हो गए, शिवराज जी केंद्र में मंत्री बने हैं, तो उनका कितना बड़ा अनुभव पीछे रहा है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी भी कितने दिनों तक मुख्यमंत्री रहे, उसके पहले वो कुछ नहीं रहे और उसके बाद वो प्रधानमंत्री बनाए गए, तो उनका जो उधर पीछे का जो अनुभव था और आगे का विजन जो था, उसको मिलाकर देश में कितना आगे बढ़ा, देश का काम कितना आगे बढ़ा और उनकी पूरी टीम कितनी मजबूती के साथ काम करती रही। और वही आज देखने को अनुभव और जोश दोनों का मिश्रण है, काम कुछ देश के लिए कुछ करने के लिए और अनुभव का एक मिश्रण है, एक फुट है जो सामने दिखाई दे रहा है। और सभी मंत्रालय जो गंभीर मंत्रालय, जयशंकर जी देखिए अनुभवी चेहरों में से हैं, जो विदेश मंत्रालय के रूप में नाम कर चुके हैं किस तरीके से अपना, तो वहां पर अपने भारत का झंडा गाड़ चुके हैं। नितिन गडकरी जी आज हमको इंफ्रास्ट्रक्चर में विश्व में दूसरे नंबर पर पहुंचा दिया उन्होंने। रोज हम 37 किलोमीटर से ऊपर सड़क बना रहे हैं और इतना कभी भी हमने और आपने इस उम्र में अपने हिंदुस्तान में एक्सप्रेसवे नहीं देखे थे। हम लोग जो है रोड सड़कें देखते थे जहां 8 घंटे में पहुंचते थे, आज हम 3 घंटे में पहुंचते हैं। तो अंतर आया है देश में। देश में बहुत सी चीजों में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। रेलवेज देखिए, अश्विनी वैष्णव जी जब से आए हैं, रेलवे में पहले झूला झूलते हुए आदमी चलता था, अब स्मूथली रेलवे ट्रैक सही किया गया, इलेक्ट्रिफिकेशन उसके हुए, जो डीजल इंजन बनते थे, जैसे बनारस में कारखाना था उसको DLW कहा जाता था, वो रेलवे डीजल का कारखाना था, इलेक्ट्रिक इंजन बनने लगा है। और यही कारण है कि कई महत्वपूर्ण विभागों में जो चेहरों की पुनरावृत्ति भी नजर आ रही है, लेकिन इन तमाम चीजों के बीच विपक्ष की तरफ से वार पलटवार का सिलसिला भी जारी। छोटा सा ब्रेक ले रहे, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो फिर आरजेडी की तरफ से जो सीधा हमला नई नवेली मोदी 3.0 सरकार पर किया गया है वो आपके सामने होगा। छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे, देखते रहे ललकार।
स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। तो लगातार आप हमारा प्राइम टाइम डिबेट शो ललकार आप देख रहे हैं। इससे पहले की चर्चा को आगे बढ़ा, एक बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं, जहां पर नई नवेली सरकार पर विपक्ष की तरफ से जोरदार हमला बोला है तेजस्वी यादव ने एनडीए सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि इस बार प्रधानमंत्री कमजोर साबित होंगे, जनता ने बीजेपी को नकार दिया है। उन्होंने कहा कि विपक्षी रूप से हम मजबूती से काम कर रहे हैं, सरकार कमजोर है और जनता ने सरकार को नकार दिया। क्या कुछ कहना है तेजस्वी यादव का, नजर डालिए। विपक्ष के तौर पे बहुत ही मजबूत उभर के है, लेकिन एक बात तय है कि इस बार नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में बहुत ही कमजोर प्रधानमंत्री साबित होंगे। आप जान ही रहे हैं कि देश की जनता ने भाजपा को नकार दिया और 240 पे ले आया। तो ये बात तो स्पष्ट है कि एक संदेश जनता ने दिया है और हम सब लोग विपक्ष के तौर पे बहुत ही मजबूत उभर के है। ज्यादा सीटों का आप लोग भी जानते हैं अंतर नहीं है, 30 के आसपास का ही अंतर है। अब नहीं बनाया लोगों की तो घृणा है ना उन लोगों के प्रति, इसलिए सब लोग ये बात को जानते हैं। देखिए, सबको साथ लेके चलना चाहिए, चाहे कोई धर्म के हो, कोई जात के हो, सब लोग जो है सम्मान सबका होना चाहिए, सबको आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन तो सुना आपने तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा। अश्विनी जी, तेजस्वी यादव कह रहे कि सम्मान नहीं हो पाया, सबका सम्मान होना चाहिए था, और जिस बिहार ने इतने ज्यादा सांसद दिए, वो सांसद शामिल तो किए गए सरकार में जिनका सहयोग चल रहा है, लेकिन शायद उचित न्याय नहीं हुआ है। चिराग पासवान को तो लेकर वो ये कहते नजर आए कि चिराग पासवान के 5 नंबर लेकर उनको झुंझुना पकड़ा दिया गया। देखिए, उनकी बातों का जवाब चिराग जी ने दे दिया है बड़े स्पष्ट रूप से। और ऐसे लोगों का क्या कहना कि जो अपनी सरकार में दिन भर जो है हवाई जहाज पर मछली और पता नहीं मटन ही दिखाते रह गए और 4 सीट झुंझुना पकड़ा दिया बिहार ने इनके हाथ में। 4 सीट का झुंझुना पकड़ा दिया। क्यों जो है अपनी 4 सीट से जो है 14 नहीं कर पाए, वो 0 से 4 सीट पर ले आए, अपने आप को बहुत तेज 30 मार खा समझ रहे हैं। देश की जितनी एनडीए में सरकार में जितनी पार्टियां शामिल हैं, सभी लोगों ने आस्था दिखाया माननीय प्रधानमंत्री जी, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबको एकत्र करके और एक माला की तरह उसको तैयार किया और सबको कुछ न कुछ जवाब, जिसको जो एडजस्ट करना था, सब लोग को जो है सम्मान दिया गया। सम्मान तो कांग्रेस में नहीं दिया जाता है। सम्मान पूर्व जब प्रधानमंत्री जी मनमोहन सिंह जी ने इस तरीके से उनके सामने ही वो फाड़ा गया था कानून, वो सम्मान एक था। इस तरीके से जो है इन लोगों का माननीय मुलायम सिंह यादव जी को मंच से माला से वो माइक छीन लिया गया था। तो सम्मान उस तरीके से तेजस्वी जी उसको देखें और तेजस्वी जी अपनी पार्टी को देखें। तेजस्वी जी जिस तरीके से काम कर रहे हैं उसी तरीके से ईश्वर करे वो बोलते रहे जीवन भर, और हम लोग अपना काम करते रहे, अपने जितने सहयोगी साथी हैं उनको लेकर मजबूती के साथ हम लोग आगे। ठीक है, दिलीप यशवर्धन जी, आपको लग रहा है कि बिहार के साथ न्याय नहीं हुआ है? जिस हिसाब से कुल 8 से 9 चेहरे हैं जो कैबिनेट में अलग अलग पदों पर शामिल किए गए हैं, और जो विभागों का पोर्टफोलियो का बंटवारा हुआ है, आपको लग रहा है कि विपक्ष का ये प्रहार बिल्कुल भी कहीं स्टैंड नहीं करता? लिस्ट लेकर बैठा हूं, जीतन राम मांझी हैं, सूक्ष्म मध्यम उद्योग उनके पास है, लल्लन सिंह है, पंचायती राज मंत्री हैं, गिरिराज सिंह है, कपड़ा मंत्रालय उनके पास है, चिराग पासवान है, खाद्य प्रसंस्करण उनके पास है, इसके अलावा रामनाथ ठाकुर है, कृषि किसान कल्याण राज्य मंत्री हैं। क्या बचा सर? काफी कुछ तो न्याय हुआ है, उसके बावजूद विपक्ष की तरफ से ये आरोप कहां सिद्ध बैठता है या कहां स्टैंड करता है? कहीं स्टैंड नहीं करता कुणाल जी। एक जो पिक्चर का गाना है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो विपक्ष का तो काम ही है कहना, वो कहेगा ही कहेगा। और विपक्ष हर चीज में कामियां नहीं निकालेगा तो उसकी राजनीति कैसे चलेगी? वो जनता को बरगलाएंगे कैसे, जनता को गलत कैसे साबित करेंगे? फिलहाल जिनको मिलना था उन्हें लग रहा है कि उन्हें बहुत कुछ मिल चुका है, और इस हिसाब से बिहार को बहुत कुछ दिया गया, क्योंकि बिहार में चुनाव आने वाले भी हैं और अलायंस को भी अच्छी तरीके से साधा गया। केवल बिहार को नहीं, बिहार और बिहार के साथ जो बिहार के अलायंस हैं उनको भी बहुत अच्छे तरीके से साधा गया है और सबको पर्याप्त मात्रा में मिला है। जीतन राम मांझी इतनी उम्र हो जाने के बाद अब पहली बार कैबिनेट मिनिस्टर बने हैं। अगर वो अलायंस में नहीं आते,
विपक्ष में चले जाते तो क्या उनको कैबिनेट मिनिस्ट्री मिलती? नहीं मिलती। तो शायद अगली बार वो रिटायरमेंट की वर्ज पर होते। तो ऐसा नहीं कह सकते हैं, बिहार को बहुत कुछ मिला है और ये बात आपको भी आने वाले विधानसभा चुनाव में दिख भी जाएगी कि जो इस समय मंत्रिमंडल में बिहार को शामिल किया गया है उसका असर किस तरीके से आपको विधानसभा चुनावों में असर सर महत्वपूर्ण है। आपने हरियाणा का जिक्र किया, हरियाणा से 3 कृष्णपाल गुर्जर, मनोहर लाल खट्टर, इसके अलावा राव इंद्रजीत सिंह को कैबिनेट में शामिल किया गया है। दिल्ली में भी भविष्य में चुनाव हैं, वहां से हर्ष मल्होत्रा को शामिल किया गया है। जम्मू कश्मीर चुनाव पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, वहां से डॉक्टर जितेंद्र सिंह शामिल किए गए हैं। मौजूदा वक्त में लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आए उसके बाद कैबिनेट से यहां पर लोगों का पहुंचना, आपको क्या लग रहा है विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को यहां पर प्लस पॉइंट देगा या फिर यहां पर अभी भी वही कसौटी होगी? नहीं, विधानसभा देखिए, जो सीटों का बंटवारा कैबिनेट में किया गया है, चाहे वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स इंडिपेंडेंट चार्ज हो, चाहे कैबिनेट मिनिस्ट्री हो, चाहे मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स डिपेंडेंट चार्ज हो, कोशिश ये करी गई है कि जितने भी 24 राज्य हैं जो भाजपा के लिए महत्वपूर्ण हैं, उन सारे राज्यों का प्रतिनिधित्व केंद्र में कराया गया है और इसमें कोई शक नहीं है और ये स्ट्रेटेजिकली फिट भी है और ये हर पार्टी करती है, भाजपा भी कर रही है कि ऐसा प्रतिनिधित्व होना चाहिए जो स्टेट के चुनावों में भी असर डाले। वो स्टेट ये ना कहने पाए कि हमारे राज्य का प्रतिनिधित्व केंद्र की सरकार में नहीं हो रहा है, वो भी है। प्लस राज्यसभा से तो जो सीटें आती हैं वो आती ही आती हैं, विधानसभा में भी राज्यों का प्रतिनिधित्व दिया गया है। तो कुल मिलाकर के स्ट्रैटेजिकली इस तरीके से विभागों का बंटवारा किया गया है, मंत्रालय का बंटवारा किया गया है कि यहाँ पर भी चीजें सधी रहें और आने वाले जिन राज्यों में चुनाव है वहां पर भी इनका असर देखने को मिलेगा। और बहुत सारे लोगों को तो एक्सपीरियंस के बिहाफ पर, राव जी इंद्रजीत कुमार की आप बात कर रहे हैं, उनका एक अलग ही रुतबा है। मनोहर लाल खट्टर साहब इतने साल सीएम रह चुके हैं और बहुत सारे लोग ऐसे जिनका एक लंबा टेन्योर है, टेन्योर कैबिनेट का नहीं है लेकिन उसके पहले विधानसभा का, सांसदी का 5-5, 6-6 बार के सांसद हैं, तो एक लंबा एक्सपीरियंस है और उस एक्सपीरियंस का फायदा आप कैबिनेट मिनिस्ट्री में या सेंट्रल मिनिस्ट्री में उठा करके सरकार जनता को कुछ ना कुछ अच्छा ही सर्व करने की कोशिश कर रही है। और एक महत्वपूर्ण चीज मैं चाहूंगा कि संजय जी आप, क्योंकि एक लिस्ट विपक्ष की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से सोशल मीडिया में डाली गई और कहा गया कि भैया जब उन्होंने पूरी कैबिनेट को एग्जामिन किया तो उन्होंने कहा कि भाई परिवारवाद का बीजेपी आरोप लगाती थी, एक नहीं 7 चेहरे हैं जो राजनीतिक परिवारों से संबंध रखते हैं, उनको परिवार नो डाउट है और उनको शामिल किया जाना, तो यहां पर फिर परिवारवाद का जो आरोप कांग्रेस पर लगाती है बीजेपी, वो कितना उचित है? नहीं, मैं परिवारवाद के आरोप के ऊपर जो हमेशा ये एक विवाद रहता है कि बीजेपी का जो परिवारवाद का मतलब जो हमेशा कहना होता है वो ये कहना होता है कि राजा का बेटा राजा बनेगा। जैसे कि गांधी परिवार में जो भी है वो पीएम का ही दावेदार होगा, वो कभी जाके कहीं सीएम नहीं बनेगा, वो कहीं जाके किसी स्टेट में कोई मंत्री नहीं बनेगा, वो नीचे का मंत्री नहीं बनेगा। अभी देखिए आपके विपक्ष में क्या भगदड़ मची हुई है, राहुल गांधी विपक्ष के नेता क्यों नहीं बन पा रहे कांग्रेस में? इसलिए नहीं बन पा रहे हैं कि उनको या तो प्रधानमंत्री बनना है या घूमना फिरना है, कोई काम नहीं करना है। क्यों लोड लेंगे वो इस चीज का कि मैं, अरे यार क्या विपक्ष का अपना मैं यहाँ पे जिम्मा उठाऊं, प्रधानमंत्री बना तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो परिवारवाद का मतलब बीजेपी हमेशा ये कहती है, अखिलेश यादव ही समाजवादी पार्टी के मुखिया होंगे, तेजस्वी यादव ही राजद के मुखिया होंगे, ये परिवारवाद है। अगर कोई परिवार से कोई लड़का निकल के किसी अच्छे, जैसे राजनाथ सिंह के बेटे हैं पंकज सिंह, वो सिर्फ एक विधायक है, वो कहाँ राजनाथ सिंह की जगह ले रहे हैं, राजनाथ सिंह के हटते ही। तो परिवारवाद का मतलब कभी भी ये नहीं है बीजेपी का कि किसी का बेटा बन ही नहीं सकता, राजनीति से उसको बाहर हो जाना पड़ेगा, राजनीति में रहेगा, नीचे से ऊपर तक आएगा। जब नीचे से लोग ऊपर आते हैं ना तो बहुत पक के आते हैं और अच्छे नेता बनते हैं। तो संजय जी, चिराग पासवान, जयंत चौधरी, रवनीत सिंह बिट्टू, रामनाथ ठाकुर, रक्षा खड़से, ज्योतिरादित्य सिंधिया, एचडी कुमारस्वामी, जितिन प्रसाद, ये फिर किस कैटेगरी में आते हैं? ये सब देखिए आप, ये क्या आते ही इन्होंने सीधा जैसे कि आप इनका नाम लेते हैं चिराग पासवान का। चिराग पासवान को के पिताजी इतने सालों से मंत्री रहे हैं, हमेशा बड़े अच्छे कैबिनेट में रहे हैं। क्या चिराग पासवान को आते ही उन्होंने कोई बड़ा मंत्रालय पकड़ा दिया? नहीं, उनको कहा कि आप अच्छी तरह से जीत के आए हैं, इसके बावजूद हम आपको एक स्टेट मिनिस्ट्री दे रहे हैं जिसमें स्वतंत्र प्रभार के साथ दे रहे हैं। आप पहले काम सीखिए, मिनिस्ट्री कैसे चलती है वो सीखिए, अगले टर्म में आप इससे बेहतर ऊंचे पद पे जाएंगे। तो ये सारी चीजें जो हैं वो एक हायरार्की की तरह आती है। तो परिवारवाद में मुझे तो नहीं लगता कोई बुराई है, पर मैंने अभी फिर से मैं दोहराना नहीं चाहता कि बात वही है कि
मुख्यमंत्री कौन बनेगा? तो अखिलेश बनेगा। क्यों? क्योंकि वो मुलायम सिंह के बेटे हैं। ठीक है। मुख्यमंत्री राजद से कौन बनेगा? तो तेजस्वी यादव बनेगा। क्यों? क्योंकि वो लालू जी के बेटे हैं। या कोई और यादव नेता ऐसा नहीं है जो लालू यादव के बाद कमान संभाले, उसके बाद फिर तब तक तेजस्वी थोड़े परिपक्व है और फिर है कि मैं टेक ओवर करता हूं, ऐसा तो नहीं होता ना। तो उस चीज के बारे में यहाँ बात हो रही है कि परिवारवाद का मतलब ये है। ठीक है, मेरे हिसाब से बीजेपी का अश्विनी परिवारवाद जी, का मतलब ये क्योंकि होता जब है। चुनाव 2024 का आगाज हुआ था और उससे पहले जब कर्नाटक के विधानसभा चुनाव के नतीजे याद हैं आए थे, तो मुझे याद है कि आप भी हमारे साथ कई डिबेट में होते थे, तो कांग्रेस के नेता कहते थे कि भाई हमने कर्नाटक जीतने के बाद दक्षिण भारतीय जनता पार्टी के लिए उसका डोर क्लोज कर दिया है। लेकिन केरल के त्रिशूर से लेकर हम कई राज्यों में देख रहे हैं जहां पर बीजेपी के लोकसभा सांसद चुनकर आए हैं। तो क्या अब आपका नेक्स्ट स्टेप होगा अश्विनी जी दक्षिण भारत को लेकर? देखिए, दक्षिण भारत में इस समय भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही बेहतर काम किया है, बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। वोट परसेंटेज बढ़ा है केरल में भी, तमिलनाडु में 12% पर हम लोग पहुंच गए हैं। सीटें भले ही न मिली हों, लेकिन जहां पर ये लोग रास्ता बंद कर रहे थे, आज उत्तर और दक्षिण दोनों की पार्टी भारतीय जनता पार्टी हो गई है। ठीक है। आज पूरे देश में 22 राज्यों में एनडीए की सरकार चल रही है। आज स्थितियां भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हैं। हम लोग मेहनत कर रहे हैं, जहां जा रहे हैं, जहां मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा ही सही हम लोग अपना काम करके मेहनत करके, तमिलनाडु में हमने मेहनत किया और आज हमारी स्थिति है। अब आने वाले जो विधानसभा चुनाव है उसमें भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन आप देखिएगा, फिर आपको एक अच्छा आंकड़ा और मिलेगा। तमिलनाडु के लिए सर क्या सोचा है, मैं समझना चाहूंगा, क्योंकि काफी समय तक तमिलनाडु पर भी आपकी पैनी नजर रही डीएमके अन्ना द्रमुक दोनों के साथ, और इस बार के मंत्रिमंडल में तमिलनाडु से एक भी सीट ना निकलने के बावजूद एक नहीं 3-3 कैबिनेट चेहरे नजर आ रहे हैं। एल मुरुगन है, निर्मला सीतारमण है, एस जयशंकर हैं, ये सब मूल रूप से तमिल के हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है तमिलनाडु में, मैंने कहा 12% वोट लेकर हम लोग आए हैं और आने वाले विधानसभा चुनाव में हम आपको बहुत बढ़िया करते हुए वहां दिखेंगे। हमारे विधायक वहां दिखेंगे एक अच्छी संख्या में। हमारे नेता जो प्रदेश अध्यक्ष वहां पर इस समय जो उन्होंने क्रांति वो लेकर आए हैं एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के लिए, ये अतुलनीय है। उनकी मेहनत रंग लाई है और आज सीट भले ही ना हो हमारे पास, लेकिन हमारा वोट परसेंटेज बढ़ा है। इसलिए हमने वहां पर लोगों को, देखिए जयशंकर जी और सीतारमण जी तो पहले से थे, मुरुगन जी को अभी बनाया गया है। इस वहां सीटों से मतलब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने सभी तरफ के लोगों को एक प्रतिनिधित्व देना चाहती है कि हम जो है सिर्फ उत्तर की पार्टी नहीं है, हम उत्तर और दक्षिण दोनों की पार्टी है, पूरे देश की पार्टी है। और जहाँ के सभी लोग हमारे पास, केरल से भी, हमारे तमिलनाडु से भी, हमारे कर्नाटक से भी, सभी मंत्री हमारे पास इस समय है जो केंद्र सरकार में मंत्री हैं। अभी आप इसको जो है दूसरे तरीके से देखिए कि इस सरकार में हमारे साथियों के साथ मिलकर एक मजबूत नेतृत्व जो है मोदी जी के रूप में खड़ा किया है। इसमें दक्षिण का भी उतना हाथ है जितना आपको उत्तर की बात और पूरब की बात करते हैं। और एक सवाल का जवाब और मैं देना चाहता हूं जो परिवारवाद पर किया आपने, उसमें तो एक अच्छा खासा जवाब हमारे भाई ने दिया। लेकिन आप देखिए, राहुल गांधी जी 50 चुनाव से ऊपर हार चुके हैं, लेकिन वो प्रधानमंत्री के दावेदार हैं। अखिलेश यादव 2014 के बाद से लगातार हारते आए, सरकार नहीं बनी। इस बार थोड़ा सा उनको 37 सीटें मिल गई। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि अब बीजेपी का संसद में सांस लेना दूभर कर देंगे। यही कारण है कि वो करहल की सीट छोड़कर आप केंद्र की राजनीति करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अच्छी बात है, एक अच्छा विपक्ष होना स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी है। देखिए 4 तारीख की रात से कहीं भी न तो ईवीएम जो है अब एकदम ठीक हो गए, ईवीएम कहीं खराब नहीं है, चुनाव आयोग भी ठीक हो गया, लोकतंत्र की भी हत्या नहीं हो रही है, संविधान भी कहीं कुछ गड़बड़ नहीं किया जा रहा है। तो इसलिए वो लोग जो है 50 चुनाव हारने के बाद भी वहां बने हुए हैं। और हमारे यहाँ कोई भी व्यक्ति अगर 2 चुनाव हार जाता है तो किनारे हो जाता है। देखिए स्मृति ईरानी जी हमारे यहाँ बहुत कद्दावर मंत्री थी, आज चुनाव हार गई, मंत्री नहीं बनाया गया उनको। देख रहे हैं अंतर ना। ये अभी हमीरपुर से सांसद जीत कर आए अनुराग ठाकुर जी, उनको मंत्री नहीं बनाया गया, जबकि युवा चेहरे हैं।
हो सकता है उनको संगठन में अच्छी कोई जिम्मेदारी दी जाए, मगर ये कहीं कोई टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेगा कि हम ही प्रधानमंत्री बनेंगे और हम ही अध्यक्ष बनेंगे पार्टी के। भारतीय जनता पार्टी में वो नहीं है और हमने उसी का विरोध हमेशा किया। ठीक है, अब दिलीप यशवर्धन जी, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण है, पहले आपने बताया कि हरियाणा से लेकर दिल्ली, दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर के आगामी जो चुनाव होंगे उसको ध्यान में रखते हुए यहां पर चेहरों को लाया गया है। अगर हम बात साउथ की कर रहे हैं, तमिलनाडु को लेकर जो बात हमने एल मुरुगन जी या निर्मला सीतारमण या जयशंकर जी को लेकर बात रखी, उस पर आप क्या कहेंगे? कितना भविष्य के लिए प्री प्लानिंग चल रही है? केरल की आप बात कर ली, केरल के एक त्रिशूर से एक लोकसभा सांसद जीत कर आया है। शुरुआत में तो कहा जा रहा था कि भाई केरल में तो बीजेपी कभी कमल खिलाने के बारे में सोच ही नहीं सकती, लेकिन वो भी नामुमकिन को मुमकिन कर दिया। और केरल से एल मुरुगन के साथ साथ जो जॉर्ज कुरियन, उनको राज्य मंत्री के तौर पर शामिल किया गया। तो ये कितना लंबा प्री प्लानिंग या कितना लंबा गेम चल रहा है, जिस पर काफी काम करने की जरूरत है, लेकिन नतीजे भविष्य में आ सकते हैं। नतीजे आने लगे हैं कुणाल जी। एक सीट निकली है केरला में, जहां चीजें असंभव थी वहां एक सीट जीत करके आए आप, आपका वोट परसेंटेज बढ़ा। तो इसका मतलब जनता का इंक्लिनेशन भाजपा की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है। ठीक है, अब उसको अट्रैक्ट करने के लिए ये जरूरी है कि भाजपा अपना हाथ खुले हृदय से बढ़ाए। जो उसने बढ़ाया, एक सीट जीतने के बाद भी मंत्री पद दे दिया गया और एक राज्य मंत्री भी दे दिया गया। तो ये अब अट्रैक्शन वहां की जनता को दिया जा रहा है। और जाहिर सी बात है कि जिस स्टेट का सेंट्रल के साथ संबंध अच्छा होता है, उस स्टेट को थोड़ा बेनिफिट ज्यादा मिलता है। क्योंकि केरला में बहुत सारी ऐसी सोशल इश्यूज हैं जिन पर केंद्र सरकार को ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि वो इश्यूज बढ़ते चले जा रहे हैं। और वहां पर शायद आवाज इसीलिए नहीं उठ पा रही है क्योंकि वो ताकत नहीं है, क्योंकि ताकत सारी राज्य के पास है और राज्य में किसी और की सरकार है, उसकी सरकार नहीं है जो उन इश्यूज को उन इश्यूज पर आवाज उठाना चाहता है। तो वहां की जनता अगर उस बात पर विद्रोह करना भी चाहती होगी तो वो नहीं कर पा रही है। लेकिन अब जिस तरीके से एक सांसद की सीट दी है, वोट परसेंटेज बढ़ा है, भाजपा की तरफ लोगों का मोह बढ़ा है, तो उस मोह को और ज्यादा बढ़ाने के लिए और अपनी तरफ अट्रैक्शन बढ़ाने के लिए भाजपा की तरफ से ये जो तोहफा दिया गया है केरला को, ये जरूरी था। और इसका फर्क आपको आने वाले समय में दिखेगा। नहीं, एक छोटा सा जवाब, पॉलिटिकल पार्टीज की जो राज्य इकाई है उनके लिए ये कितना महत्वपूर्ण है कि वहां के राज्य का एक चेहरा केंद्रीय कैबिनेट में है? क्योंकि इस बार देखिए, ये इट इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सेप्शनल केस कि आप कोई राज्य भारतीय जनता पार्टी ने साउथ का नहीं छोड़ा। आंध्र प्रदेश से लेकर तेलंगाना, उड़ीसा से लेकर केरल से लेकर आपका कर्नाटक और कर्नाटक से लेकर तमिलनाडु, एक भी स्टेट साउथ का नहीं है जहां से कोई एक रिप्रेजेंटेटिव सेंट्रल गवर्नमेंट में ना हो, हर राज्य से है। ये इसीलिए है ना कि जो कार्यकर्ता है उसका भी मनोबल बढ़ेगा कि अब जहां पर ये उम्मीद ही नहीं थी कि यहां से कुछ भाजपा का भला हो सकता है, वो भला बहुत अधिक मात्रा में होने लगा। आंध्र प्रदेश की बात आपने कही, तो आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू ने खुद ही स्वीकार किया है कि हमारी सरकार मोदी जी की वजह से बनने जा रही है। चंद्रबाबू नायडू किस तरीके से उनका राजनीतिक पतन हो रहा था, अब वो राजनीति के शीर्ष पर फिर से पहुंच गए। तो जाहिर सी बात है कि जिन जिन स्टेट का प्रतिनिधित्व केंद्र की सरकार में दिया गया है, वहां पर भाजपा के कार्यकर्ताओं का मनोबल वो बढ़ाएगा और एक उम्मीद जगाएगा कि हम भी अगर बेहतर करेंगे तो हमारी पार्टी की जड़ें यहाँ जमेंगी। पार्टी की जड़ें जमेंगी तो जाहिर सी बात है कि उनको मजबूत करने के लिए और लोगों को अच्छा प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। राज्य में सरकार बनेगी तो राज्य में मंत्री पद बांटे जाएंगे। आंध्र प्रदेश में भी कई लोगों को शामिल किया जाएगा, क्योंकि वहां भी एक तरीके से भाजपा के अलायंस की सरकार है। तो ये सारी चीजें कार्यकर्ताओं का मनोबल भी बढ़ाएंगी और भाजपा को तो अब एक छोटा सा जवाब संजय जी, उसके बाद में डिबेट का समापन करूंगा। सरकार में तो कोऑर्डिनेशन विभागों के हिसाब से नजर आ रहा है, संसद में भी पार्टियों के बीच जो एनडीए में है कोऑर्डिनेशन तमाम अलग मुद्दों पर नजर आए, उसके लिए क्या कुछ एडवाइस, पीस ऑफ एडवाइस आप देना चाहेंगे? क्योंकि कई मुद्दे हैं जिस पर एनडीए घटक दलों के अंदर अलग अलग राय हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। जैसे कई सारे मुद्दे ऐसे होंगे, लेकिन आप देखिएगा कि कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जो घटक दल में है उसमें सिर्फ दो बड़े दल हैं, एक टीडीपी है आपके साथ और एक जेडीयू है। बाकी सब जो है दो चार सीटों वाले हैं, तो
सरकार में साथ रहने के लिए बहुत ज्यादा सरकार से बाहर जाने की, सरकार की खिलाफत करने की कोशिश नहीं करेंगे तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मोदी जी आज तक सारे डिसीजन बड़े स्ट्रांगली लेते आए हैं, आप देखिएगा आगे भी लेते रहेंगे, इतना फर्क नहीं पड़ने वाला। बस मैं एक और चीज कहना चाहता हूँ, तेजस्वी जी ने कहा कि ये एनडीए की हार है, ये बीजेपी की ने बीजेपी को नकार दिया है। तो मैं तो कहता हूँ ऐसे इस तरह से हम साल दर साल जनता नकारती रहे, बीजेपी एनडीए सरकार चलाती रहे और तेजस्वी जी खुश रहे। चलिए, आपने लगे हाथ, यही चाहता हूँ अश्विनी जी को भी मुस्कुराने का मौका दे दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। आज हमें इतनी ही इजाजत दे रहा था, अन्यथा चर्चा को आगे बढ़ाते अब सीधे रुक कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के रायबरेली की तरफ, जहां पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस वक्त एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। मैंने सोचा कि क्यों हुआ कि पहली बार मैंने देखा कि इंडिया गठबंधन, अलग अलग पार्टियां, कांग्रेस का हर कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी का हर कार्यकर्ता, डीएमके का हर कार्यकर्ता एक साथ खड़े होकर लड़ गए। पहले अलायंस होता था, एक साथ चुनाव लड़ते थे, मगर शिकायत आती थी कि भैया यहां उन्होंने मदद नहीं की, वो शिकायत करते थे यहां आपके लोगों ने मदद नहीं की। मगर इस बार सारे के सारे एक बन के, मैं आपको बताऊं, 1 इंच पीछे नहीं हटे। हर प्रदेश में, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, हर जगह, मणिपुर, राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना एक हो गए। और मैंने सोचा ये हो क्यों रहा है, ये हो क्यों रहा है, इसका कारण क्या है? इसके 2-3 कारण हैं। सबसे पहला कारण, जो देश की आत्मा को समझ आ गया कि नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी हिंदुस्तान के संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। जो हिंदुस्तान की नींव है उससे वो खिलवाड़ कर रहे हैं, इसीलिए पूरा देश एक साथ खड़ा हो गया। दूसरी बात, 2014 में हिंदुस्तान की राजनीति में एक बदलाव आया। पहली बार हमने देखा कि प्रधानमंत्री खुलकर हिंसा और नफरत की राजनीति कर रहे, और ये हिंदुस्तान की संस्कृति और हिंदुस्तान के धर्मों के खिलाफ है। और रास्ता मैं बताना चाहता हूं, और मुझे बहुत गर्व है कि रास्ता रायबरेली, अमेठी और उत्तर प्रदेश ने दिखाया है। उत्तर प्रदेश की जनता ने नफरत के खिलाफ, हिंसा के खिलाफ, अहंकार के खिलाफ दबाकर वोट दिया है। दो 2014 में राजनीति एक और तरह बदली। पहली बार हमने देखा कि राजनीति 20-25 लोगों के लिए की जा रही है। जनता के बीच में नफरत फैलाते हैं और फिर पूरा का पूरा फायदा 2-3 अरबपतियों को पकड़ा देते हैं। लोकसभा चुनाव जीतने के बाद यहां पर तमाम लोग को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी, और राहुल गांधी का यह कहना है कि पहली मर्तबा ऐसा हुआ जब एनडीए के खिलाफ इंडिया अलायंस ने इस एकजुटता के साथ चुनाव में अहम भूमिका निभाई हो। बहरहाल छोटे से ब्रेक के लिए खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है, बने रहे हमारे साथ।